Welcome to We Learn. This is in continuation to previous lecture. This is part 2. In this we will discuss about elements of socio-culture environment. अब देखिए इसके अंदर elements of socio-culture environment में बहुत important है ये element, that is social institution and systems, social groups, social values and attitudes, social responsibilities and roles and responsibilities of गवर्नमेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो है सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम. अब देखिए सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम मीन्स जो कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, लाइक जो हमारी फैमिली है, स्कूल, स्टेट, चर्च, ये सब क्या है सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि सोशल स्ट्रक्चर को अरेंज करने में हेल्प करती है, राइट. तो दीज आर रिगार्डेड एज कलेक्टिव मोड्स ऑफ बिहेवियर, और ये ही बताते हैं कि किस वे में बिहेव करना है, किस वे में रिएक्ट करना है. सो देयर आर बेसिकली 5 काइंड्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज फैमिली, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, एजुकेशन एंड स्टेट. तो इसके अंदर हमारे पास सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस भी है जो कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन से डिराइव्ड होती हैं. सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, मैरिज विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फैमिली ओनली. फैमिली इज प्राइमरी एंड फैमिली में से जो डिराइव हुई है सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, दैट इज मैरिज, डाइवोर्स, ये चीज़ें सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस में आती है. और अगर हम सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें आता है ट्रेडिंग, banking, credit, property. And if we talk about secondary institutions of religion, it includes temple, church, mosque. These are a social institution of religion. And if we talk about education social institutions, it includes school, college, university. And if we talk about social institutions of state, that include interest groups, पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेसी. तो ये जो चीज़ें हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ही कल्चर को फॉर्म करती हैं, राइट. जैसे बैंक क्यों बने, क्योंकि जब बोरोइंग नीड्स अराइज हुई, लैंडिंग नीड्स अराइज हुई तो बैंक्स ने ग्रो किया. स्कूल्स और कॉलेजेस क्यों क्रिएट किए गए, क्योंकि बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय डेलिबरेट चॉइस एंड एक्शन. So an important feature that we found in the growth of institution is the extension of the power of state over other 4 primary institution. तो जितनी भी हमारी institutions हैं, right, तो ये continuously problem face करते हैं adjusting themselves to changing societies. तो social environment में जो change आता है उसका directly impact आता है social institution में, राइट. सोशल इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली जो चेंजेस आते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे सोशल एनवायरनमेंट को. फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन हुआ तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इट विल ग्रेटली इन्फ्लुएंस ऑन मैरिज, डेथ, क्राइम, एजुकेशन, इन सभी के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट आएगा. सिमिलरली ब्रेकडाउन ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में हैव रेडिकल इफेक्ट्स ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आल्सो. तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं या ये जो सोशल सिस्टम्स हैं ये बहुत अफेक्ट करते हैं. सेकंड थिंग, अगर हम सोशल सिस्टम की बात करें तो सोशल सिस्टम बेसिकली इट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इटसेल्फ. तो सोशल सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं बिलीफ और नॉलेज को, सेंटिमेंट, गोल, ऑब्जेक्टिव, नॉर्म्स, स्टेटस, रोल, रैंक, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, राइट. तो जैसे बिलीफ और नॉलेज की अगर हम बात करें तो बिलीफ इज़ व्हाट, इट्स एन इंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शन एंड कॉग्निशन अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स वर्ड. तो बिलीफ जो है वो फॉल्स भी हो सकते हैं और ट्रू भी हो सकते हैं. इट मे बी वेरीफिएबल और नॉट, बट जो पर्सन्स हैं उनको अपना बिलीफ जो है दे शुड कंसिडर इट टू बी ट्रू, राइट. तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर जो हम इंक्लूड करते हैं. सेकंड थिंग आती है सोशल ग्रुप. सेकंड एलिमेंट इज सोशल ग्रुप. Group means collection, right? And social group is collection of
ह्यूमन बींग्स। तो जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स को कंबाइन करते हैं तो एक ग्रुप बनता है। सो कलेक्शन, एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर brought into social relationships with one another, that is known as social groups. तो सोशल ग्रुप, जैसे कि हमने अभी बात की, सोशल ग्रुप में बी इट मे बी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेंस ऑफ यूनिटी। तो जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं दे आर यूनाइटेड बाय अ सेंस ऑफ यूनिटी, कि हम सब इकट्ठे हैं, एक ग्रुप में हैं, और उनके पास सिंपैथी की फीलिंग रहती है। दे हैव वी फीलिंग, मेंबर्स ऑफ ग्रुप दे हेल्प ईच अदर बिकॉज दे हैव वी फीलिंग एंड डिफेंड देयर इंटरेस्ट कलेक्टिवली। सिमिलरली जो सोशल ग्रुप के मेंबर्स होते हैं दे शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड आइडियल्स ऑफ ग्रुप, दीज आर कॉमन टू द सोशल ग्रुप। सिमिलर बिहेवियर, ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो आपस में सेम मैनर में ही बिहेव करते हैं जिससे कि वो अपने कॉमन इंटरेस्ट को अचीव कर सके। देन ग्रुप नॉर्म्स, यस, एवरी ग्रुप हैज इट्स ओन रूल्स और नॉर्म्स विच द मेंबर्स आर सपोज टू फॉलो। हर ग्रुप जो है वो अपने ग्रुप के लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स बनाता है, और वो लोग ग्रुप मेंबर्स जो होंगे वो वही रूल और वही चीज़ फॉलो करते हैं। सो सोशल ग्रुप जो है वो हमेशा डायनेमिक इन नेचर होता है, इट्स नॉट स्टैटिक। इट मे चेंज इट्स फॉर्म एंड एक्सपैंड इट्स एक्टिविटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो it is an important element of cultural environment, socio-cultural environment. Third element is social values and attitudes. अब देखिए सोशल वैल्यूज क्या हैं। यहाँ पर अगर हम सोशल वैल्यू की बात करें तो सोशल वैल्यू टोटल डिफर है इंडिविजुअल लेवल और इंडिविजुअल वैल्यू से। सो सोशल वैल्यू इज व्हाट, जैसे इफ वी से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ सोशल वैल्यू। तो सोशल वैल्यू जो है वो कल्चरल स्टैंडर्ड्स को डिपिक्ट करती है। इट इंडिकेट द जनरल गुड डीम्ड डिजायरेबल फॉर ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो कि बताती है कि सोसाइटी के लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड अल्टीमेट मीनिंग फॉर सोशल अरेंजमेंट्स एंड सोशल बिहेवियर। सो सोशल वैल्यूज की अगर हम बात करें तो ये डिफर करती है सोशल नॉर्म्स से, क्योंकि नॉर्म्स जो होते हैं ये स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं ग्रुप बिहेवियर के लिए, राइट। So when a number of individuals interact, a set of standards develop that regulate their relationship. तो norm क्या है? It's a standard of behavior, behavioral expectation, which is shared by the group members. That is what norms. But social values are cultural standards. सोसाइटी के लिए क्या ठीक है क्या गलत है वो चीज़ देखते हैं सोशल वैल्यूज़ में। नेक्स्ट थिंग आती है एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स सर्टेन रेगुलरिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल्स फीलिंग्स, थॉट्स टू एक्ट टूवर्ड्स सम एस्पेक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। तो एटीट्यूड जो है दिस इज अ सब्जेक्टिव रिएक्शन विद रिलेशन टू ऑब्जेक्ट। तो एटीट्यूड जो है ये सोशल रिलेशनशिप्स को डिटर्मिन करता है। एटीट्यूड डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो, राइट। तो सोसाइटी में ग्रुप मेंबर्स का क्या एटीट्यूड है, क्योंकि सोसाइटी जो है इट इज मार्क्ड बाय पर्टिकुलर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स विच इट्स मेंबर्स फॉलो एंड विच डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर, राइट। सो एटीट्यूड इट मोल्ड सोशल रिलेशंस। तो एटीट्यूडनल चेंजेस या एडजस्टमेंट्स जो हैं दीज कॉन्स्टेंटली गो इन सोसाइटी which mold relations between individuals. So this is social values and attitude. Next is social responsibilities. अब देखिए social responsibility is कि business की social responsibility क्या है towards मतलब obligation क्या है towards society, right? So
it is the duty, or we can say it is the obligation of the business to give good quality product to the society. Next thing is role and responsibility of गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. गवर्नमेंट भी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए ही काम करती है. सो दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डेमोग्राफिक एनवायरमेंट. Demographic environment is which deals with size and composition of population that have direct bearing on business decision. तो अगर हम डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की बात करें तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है. पॉपुलेशन का क्या साइज है, किस रेशियो में पॉपुलेशन है, सेक्स रेशियो क्या है, एज रेशियो क्या है, तो ये चीज़ें हम डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं. So demographic factors such as age composition, income levels, family life cycles, education level, family size, तो ये सब चीज़ें जो है एक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है. और जो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है ये डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ऑल्सो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन द सेम कंट्री. एक ही कंट्री में जो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है एक रीजन से दूसरे रीजन में ये डिफर करता है. And it may also change significantly over time, right? जैसे कि अगर पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हुआ, या फिर अगर हम बात करें विद मिडिल एंड हाई इनकम ग्रुप हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, राइट. अगर पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता है मिडिल लेवल पे, तो जो हाई इनकम ग्रुप है दे हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स. ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स की वो डिमांड करनी शुरू करेंगे. डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स और ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इन सब की डिमांड, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इन सभी की डिमांड जो है वो मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी अगर किसी भी फैक्टर में चेंज आता है, लाइक इनकम लेवल इंक्रीज होता है या कॉम्पोजिशन, एज कॉम्पोजिशन में कुछ डिफ्रेंसिएशंस आते हैं. सो अ बिजनेस फर्म which reads demographic changes accurately and monitors them continuously, तो उस ऐसी बिजनेस फर्म को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिल ही जाती है एंटर करने के लिए मार्केट में. तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जो है बेसिकली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स दोनों ही हम इसमें इंक्लूड करते हैं. तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में लाइक जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट्स. इसके बाद अगर हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम इंक्लूड करते हैं लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जैसे हेल्थ और जनरल लेवल ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ कम्युनिटी जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द मेजर ऑफ मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ. सेक्स कॉम्पोजिशन क्या है, फीमेल रेशियो कितना है, मेल रेशियो कितना है, अकॉर्डिंगली जो है मार्केट में मार्केटियर अपनी प्रोडक्ट लेकर के आता है. सिमिलरली रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, रूरल पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कितना है टोटल पॉपुलेशन में, और अर्बन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लिटरेसी रेट क्या है. तो ये सब चीज़ें जो है वो हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट इज कंज्यूमरिज्म. अब देखते हैं कंज्यूमरिज्म क्या है. कंज्यूमरिज्म इट इज रिलेटेड विद कंज्यूमर ओनली. तो कंज्यूमर इंडियन मार्केट में जो कंज्यूमर है दैट इज किंग. तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद वी फाइंड इंडियन मार्केट फ्लडेड विद लार्ज वैरायटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. अगर एक कंज्यूमर को टेलीविज़न बाय करना है तो उस केस में वो उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस है बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑफ टेलीविजन्स विद मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल इन द मार्केट. सिमिलरली अगर कंज्यूमर को कुछ चाहिए इन द सेंस इफ ही फील्स थर्स्टी देन
Then also there are various options for him, like he can access to a large variety of cold drinks in the market, offering a wide choice of flavors. Similarly, if he wants better communication connectivity, then he can select any mobile service out of large menu of service provided, right? So these are what कंज्यूमर्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो इंडियन मार्केट में कंज्यूमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं कि इट इज़ फ्लडेड, इंडिया इज़ फ्लडेड विद कंज्यूमर्स. तो यहाँ पे मार्केटर्स और बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो हेयर कंज्यूमर्स आर ट्रीटेड एज किंग. इफ़ वी टॉक अबाउट कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म इज़ अ सोशल मूवमेंट जो कि फोकस करती है कंज्यूमर्स के राइट्स, कंज्यूमर्स के पावर्स के ऊपर, राइट. सो कंज्यूमरिज्म इज़ अ सोशल मूवमेंट फोकसिंग द राइट्स एंड पावर्स ऑफ बायर्स इन रिलेशन टू सेलर्स, जिससे कि कंज्यूमर्स को चीट ना किया जाए. So it is well known that products and services usually do not conform to people's expectation. और अगर एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उन्हें मिलता है या एक्चुअली अटेन्ड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आर रीजनेबली क्लोज, तो पीपल जो है दे कैन टॉलरेट द गैप. जो वो चाहते हैं और जो उन्हें मिल रहा है मोर और लेस उन्हें सेम मिल रहा है, रीजनेबली क्लोज है, तो वो इस गैप को टॉलरेट कर लेते हैं. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो उस केस में बायर्स क्या करेंगे, दे विल प्रोटेस्ट. और इस चीज़ को ध्यान में रखना, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म. इसी चीज़ ने कंज्यूमरिज्म कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, राइट. सो ये जो कंज्यूमरिज्म कॉन्सेप्ट है, इट इज़ गिवन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट. सो कंज्यूमरिज्म वी कैन से कि ये एक सोशल मूवमेंट है. कंज्यूमरिज्म एज अ सोशल मूवमेंट इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स जब डिससेटिस्फाई हुए आफ्टर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स, आफ्टर डीलिंग विद द सेलर्स, देन ओनली कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ. तो इट्स अ बैटल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन and collective endeavor of consumers to protect their interest. तो जो कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये कंज्यूमर्स को राइट्स और उनके पावर्स बताता है. नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हुआ ये दिस इज़ इन 1986. कंज्यूमर मूवमेंट हुआ इंडिया में, तो उसी से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्ट हुआ 1986 में. तो उसके अंदर कंज्यूमर्स को सेव करने के लिए देयर आर 6 राइट्स इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी. That means the right to be protected against marketing of goods and services which are hazardous to life and property. तो consumers के पास right है कि बेसिकली उनको इस तरीके की गुड्स और सर्विसेज ना प्रोवाइड की जाए जो उनकी लाइफ को या उनकी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है. सेकेंड थिंग इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. राइट टू इन्फॉर्म्ड इज कि उनको टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए अबाउट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अबाउट क्वांटिटी, प्योरिटी, कितनी प्योर है, किस लेवल तक प्योर है गुड, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे कि कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाया जा सके. दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. जैसे कोई भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके बैक साइड में लिखा रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस. तो ये क्या है कि इससे ज़्यादा प्राइस पे ये प्रोडक्ट सेल नहीं की जा सकती. तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए कि इस प्रोडक्ट का प्राइस ये है, इसमें इस प्रोडक्ट अगर वो कोई फूड आर्टिकल है तो इस फूड आर्टिकल में ये इंग्रेडिएंट्स हैं.
This is the right to be informed. Next is right to choose. मीन्स कंज्यूमर्स के पास राइट है कि वो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड, किसी भी वैरायटी की प्रोडक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं. सो दिस द राइट टू बी एश्योर्ड एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस. वो किसी भी कॉम्पिटिटर के पास जाकर के प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक सेलर के पास गए और वहीं से ही उसको परचेज करनी होगी प्रोडक्ट. ऐसा नहीं है. वो कि अगर उन्हें प्राइस वो डिज़ायरेबल नहीं लगता तो वो कहीं और जाकर के परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट. नेक्स्ट राइट इज राइट टू बी हर्ड. मीन्स ये भी उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. दैट मीन्स कि देयर आर सर्टेन फोरम्स कि अगर कंज्यूमर्स जो है वो चीट हुए हैं तो उन फोरम्स में जाकर के वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है. द राइट टू बी हर्ड and assure that consumers' interest will receive due consideration at appropriate forums. Next is right to redressal. Redressal is what means consumers, they have the right to seek redressal against unfair trade practices. तो उसके अगेंस्ट वो redressal दे सकते हैं, या फिर अगर कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो भी दे हैव द राइट टू रिड्रेसल. नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. दैट मीन्स द राइट टू एजुकेशन दैट विच इज रिलेटेड टू हिज लीगल राइट्स एंड रेमेडीज अंडर डिफरेंट कंज्यूमर लॉज. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वेरियस कंज्यूमर लॉज आर देयर. तो कंज्यूमर लॉज जो है वो एक कंज्यूमर के राइट्स, लीगल राइट्स को, उसकी रेमेडीज को प्रोटेक्ट करते हैं. सो दीज आर सर्टेन देयर आर सर्टेन राइट्स विच इज डिस्क्राइब्ड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. एट द एंड देयर इज वन एक्सरसाइज. It contains two questions. One is discuss socio-cultural environment in detail and second is explain consumerism. Thank you.